हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हबस्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो जैसे हम लोग ने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोस्टेज स्टैम्प के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्टेज स्टैम्प के बारे में। तो पोस्टेज स्टैम्प क्या होता है, मैं आपको ऐसा नॉर्मली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोस्टेज स्टैम्प जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग जब भी कोई लेटर पोस्ट करना होता था, जैसे कि आपको समझ लीजिए इधर से गांव में पोस्ट करना है, कहीं पे और कोई और सिटी में आपको अगर आप लेटर पोस्ट करना था तो उस टाइम पे आपको लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाना पड़ता था। वो स्टैम्प कुछ इस तरह का दिखता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जल के ऊपर पोस्टेज स्टैम्प धर दिया गया है। इस तरह का कुछ पोस्टेज स्टैम्प हुआ करता था। बट इसमें इस बुक में आपको एक ही पोस्टेज स्टैम्प का दिया गया है पिक्चर। मैं आपको और सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगे कि पोस्टेज स्टैम्प किस वैरायटी के हो सकते हैं। मतलब देयर आर डिफरेंट वैरायटीज़ इन विच पोस्टेज स्टैम्प कैन बी प्रिंटेड। लाइक किसी का साइज़ बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी पे एनिमल रहेंगे, किसी पे फ्लावर, किसी पे कोई फेमस पर्सनालिटी का फ़ोटो रहेगा, और उसके बाद किसी इवेंट के फ़ोटो रहेंगे। मतलब पोस्टेज स्टैम्प बेसिकली जो भी फेमस पर्सनालिटी जिससे सोसाइटी इंस्पायर्ड हो सकती है उसको बेसिकली उन लोग फेमस करते थे। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, कुछ और पोस्टेज स्टैम्प की वैरायटीज़ दिखाऊंगा जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके पोस्टेज स्टैम्प के आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, जिससे आपको इस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, दैट इज़ पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प डजंट रिवील एनीथिंग अबाउट देयर ओन। मतलब वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते, येट हिस्टोरियन मेक देम स्पीक। लेकिन जो हिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्रीज़ को पढ़ते हैं उसे हिस्टोरियन बोलते हैं। वो उनसे बुलवाते हैं, जैसे कि मुजरिम को पुलिस मुजरिम से बुलवाता है, वैसे हिस्टोरियंस पोस्टेज स्टैम्प से उनकी हिस्ट्री बुलवाते हैं। देयर हैव बीन several changes in postage stamp since इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। मतलब पोस्टेज स्टैम्प्स में बहुत सारे चेंजेस हुए इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एक कंट्री, एक फ्री कंट्री, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका था, डिक्लेयर कर चुका था। इसके वजह से कोई और हम पे प्रेशर नहीं बना सकता था। हम जिसे चूज़ करेंगे, जैसे आज के टाइम पे हम वोट कर सकते हैं, 1947 के बाद हमें वो चॉइस मिल गया था। पोस्टेज स्टैम्प reveal a lot about changing time due to the variety in the size of the stamp, the novelty in their subject and color schemes. अब पोस्टेज स्टैम्प रिवील अलॉट अबाउट द चेंजेस, मतलब पोस्टेज स्टैम्प बताता देखने के बाद, अगर आप 1947 के पहले आप पोस्टेज स्टैम्प देखेंगे और उसके बाद अगर आप पोस्टेज स्टैम्प देखेंगे, उसमें बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 1947 के पहले आपको पोस्टेज स्टैम्प्स बड़े मिलते थे, उसके बाद आपका पोस्टेज स्टैम्प का साइज़ छोटा हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल इंग्रेडिएंट, मतलब बैकग्राउंड दिया गया। 1947 के बाद 1947 के बाद हम लोग पोस्टेज स्टैम्प्स में नए नए ओरिजिनल चेंजेस करने लगे। जैसे कि पहले के 1947 के पहले जो पोस्टेज स्टैम्प हुआ करते थे उस पर ब्रिटिशर्स का ज़्यादातर पर्सनालिटीज़ के फ़ोटोज़ हुआ करते थे। बट 1947 के बाद, जस्ट बिकॉज वी वर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके पोस्टेज स्टैम्प लगाने लगे, जिससे कि पूरा जो हमारी कंट्री थी उसे इन फेमस पर्सनालिटीज़, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें पता चले। द पोस्टेज डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ वाइड वैरायटी ऑन द थीम्स लाइक political leaders, flowers, animal, birds, and events, or the silver, golden, diamond jubilees, or century, bicentenary, third century of different events. It is therefore a valuable repository of history. अब इसके बारे में अगर हम समझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पोस्टेज स्टैम्प्स के ऊपर 1947 के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे कि
हमारे बाबू महात्मा गांधी जी, और उसके बाद फ्लावर्स जैसे हमारे लोटस इज़ आर नेशनल फ्लावर, एनिमल एंड बर्ड्स, ये सब। और जो इवेंट्स, जैसे कि इवेंट्स हुए थे 1947 के बाद, अगर जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुआ रहेगा उस इवेंट्स के बारे में वो स्टैम्प के ऊपर प्रिंट करते थे। ठीक है। और जैसे पॉलिटिकल लीडर्स का मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊँ तो इंदिरा गांधी, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, उनका भी पोस्टेज स्टैम्प था। और ये सेंचुरी, बाई सेंचुरी और टेट्रा सेंचुरी का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी इवेंट समझ लीजिए आज इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में 2021 चल रहा है समझ लीजिए। ओके, तो समझ लीजिए 1821 में कुछ इवेंट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था मान लीजिए, तो उसका 2021 में 3 सेंचुरीज बीत चुके हैं, तो उसको टेस्ट सेंचुरी बोलेंगे। और उसके बाद अगर 2 सेंचुरी, तो हम उसे अगर 2 सेंचुरी बीत चुके हैं तो उन्हें हम बाई सेंचुरी बोलेंगे। ओके। हमारे ये ब्लू बॉक्स में दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? चल कूपर स्टैम्प, ये आपको दिख रहा है चल कूपर स्टैम्प। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इशूड चल कूपर स्टैम्प इन 1977। चल कूपर स्टैम्प 1977 में इशू किया गया था। आप इसको मार्क कर लीजिए, ये फिलअप या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर किसी भी और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। जल कूपर was an internationally acclaimed philatelist, that is an expert in subject of postage stamp। मतलब ये जो जल कूपर हैं, इन्होंने पोस्टेज स्टैम्प में एक पढ़ाई की थी जो जिससे वो एक एक्सपर्ट बन चुके थे पोस्टेज के बारे में। मतलब अगर कोई भी पोस्टेज स्टैम्प वो देखे तो उनके बारे में, उन कब उसको इशू किया गया था, किसने इशू किया था, वो सब के बारे में जल कूपर बता सकते थे। इतने उन्होंने पढ़ाई किया था और वो पोस्टेज स्टैम्प में एक्सपर्ट हो चुके थे। बॉर्न इन फारसी हाउस होल्ड इन मुंबई, कूपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प जर्नल। मतलब कूपर ने जो चेंजेस करने थे वो इंडियन स्टैम्प में, वो जल कूपर ने किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया, एन ऑफिस दैट कलेक्टेड द स्टैम्प्स। ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडियन फिलाटेलिक सोसाइटी। मतलब जल कूपर जो थे, उन्होंने फर्स्ट ब्यूरो इस्टेब्लिश किया था जो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करता था। मतलब इन्होंने एक पोस्टेज स्टैम्प को एक अलग ही प्रोफेशन, मतलब एक अलग ही हॉबी बना दी थी। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी किसी बच्चे को किसी किसी कंट्री का कॉइन कलेक्ट करना अच्छा लगता था, अच्छा लगता है। कुछ टॉयज़ WWE के कार्ड्स कलेक्ट करने अच्छे लगते हैं, पॉकीमॉन्स के कार्ड कलेक्ट करने अच्छे लगते हैं। वैसे ही ये जो जल कूपर थे, इन्हें पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। तो ये बचपन से पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करते थे और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अपना जो फ्यूचर बनाना है वो पोस्टेज स्टैम्प में ही बनाना है। तो उन्होंने जब बड़े हुए, उन्होंने इसकी स्टडी की और उन्होंने जब बड़े होकर उनकी जब पढ़ाई कंप्लीट हुई, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक सोसाइटी, फिलोसफी सोसाइटी, मतलब कि उन्होंने एक अलग ही सेक्टर खोल दिया था जो पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करता था। उन्होंने उसे एक अलग ही प्रोफेशन बना दिया। ये वो साइंटिफिक बेंड टू हिज हॉबी, उन्होंने एक साइंटिफिक, ओके उसके ऊपर मैंने एक लाइन भूल गया, सॉरी गाइस। ही वेंट ऑन टू राइट मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। मतलब इन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी। ही गेव एन साइंटिफिक बेंड टू हिज हॉबी, उन्होंने अपनी इस हॉबी को इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी बताया। ही प्लेड अ pivotal role in taking the study of India postage stamp to international level। अब उनकी इतना इम्पॉर्टेंट रोल
पोस्टेज स्टैम्प की पढ़ाई करी में कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक इस पोस्टेज स्टैम्प को रिप्रेजेंट किया था. Having started his career as a postage stamp collector, Cooper achieved an expertise of a philatelist at an international level. The postage stamp of Joel Cooper is an important source to understand his significant in contribution to his field. अब समझ लीजिए उन्होंने अपना जो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करने का जो उनको हैबिट था, जो उनकी हॉबी थी, उन्हें उसमें इतना एक्सपर्टीज़ कर लिया कि वो इंटरनेशनल में रिकग्नाइज होने लगे. मतलब उनको इंटरनेशनली पीपल पर्स जो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करते थे वो जल कूपर को जानते थे. मतलब उनके बारे में पता था उन सब के बारे में. इतने बड़े रिनोन्ड पर्सन जल कूपर थे एंड ही वॉज फ्रॉम इंडिया. तो मैं आपको एक दो पोस्टेज स्टैम्प का फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ. जैसे कि आप देखिए, ये महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की पोस्टेज स्टैम्प है. और ये पोस्टेज स्टैम्प को 1980 में किया गया था. और ये देखिए, ये है त्रिमूर्ति, पोस्टेज स्टैम्प ऑफ त्रिमूर्ति. ये देखिए पोस्टेज स्टैम्प ऑफ अजंता. ये अजंता जो केव है उसका पोस्टेज स्टैम्प है. ये देखिए, ये एक और पोस्टेज स्टैम्प, दैट इज़ मीराबाई. मीराबाई को तो आप जानते ही होंगे. बापू, महात्मा गांधी जी का पोस्टेज स्टैम्प भी है. और ये देखिए फ्लावर, जैसे इसमें दिया भी गया था आपको एनिमल, बर्ड, फ्लावर, पॉलिटिकल लीडर्स. तो ये फ्लावर का हो गया, ये पॉलिटिकल लीडर्स का हो गया पोस्टेज स्टैम्प. ये रिनोन कोई भी एक फेमस पर्सन और आर्टिस्ट, ये एनिमल का हो गया. और उसके बाद ये फेमस प्लेसेस का है. और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टेज स्टैम्प. तो बच्चे लोग, आप तो समझ ही गए होंगे पोस्टेज स्टैम्प कैसे दिखते हैं और उसकी कितने वैरायटीज़ हैं. अगर और आपको जानने हैं तो आप इसके बारे में आप सब सर्च कीजिए गूगल पे. गूगल चाचू आपको सब बताएंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मटेरियल सोर्सेज. द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड अमॉन्ग द फिजिकल सोर्सेज. मटेरियल सोर्सेज बेसिकली वो सोर्सेज हैं जिसे आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मटेरियल सोर्सेज में फिजिकल सोर्सेज जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. कॉइन हो गया हमारा. प्लेसेस ऑफ वर्शिप टेम्पल हो गया. उसके बाद थिंग्स इन डेली यूजेस, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल, ये सब डेली यूजेस. रॉयल सील्स मतलब समझ लीजिए कोई रॉयल आर्टिफैक्ट्स, जो रॉयल थिंग्स होते हैं, जैसे कॉइन हो गया. उसके बाद पैलेसेस हो गए. और उसके बाद समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा दरबार जिसे हम बोलते हैं, जिसमें राजा महाराजा और उनके सेवक और उनके मंत्री जो आके यहाँ पे बैठते थे, वो सब हो गए. ऑर्नामेंट्स, जो उन्हें जैसे कि ज्वेलरीज जो उन लोग पहनते थे, वो म्यूज़ियम्स आप देखोगे तो कई बड़े बड़े पैलेसेस को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज उधर पे बहुत ज़्यादा जो थिंग्स थे, जो उधर पे आर्टिफैक्ट्स है, वो बहुत ही हिस्ट्री में बहुत उनका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था. तो किस ने तो अपना खुद का म्यूज़ियम खोल दिया, प्राइवेट म्यूज़ियम्स. जैसे गवर्नमेंट म्यूज़ियम में होता है, प्राइवेट खुद का म्यूज़ियम. अगर आपके पास बहुत सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं तो आप खुद का म्यूज़ियम भी खोल सकते हो. क्लोथिंग्स मतलब जो उस टाइम का फैशन हुआ करता था. जैसे कि एंशिएंट टाइम पे जो फैशन हुआ करता था, जो महाराजा या फिर जो लोकल लोग पहनते थे, वो क्लोथिंग्स. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम में जाओगे, दैट इज़ इन काला घोड़ा चर्च गेट. अगर आप उधर पे जाओगे तो उधर पे आपको पुराने टाइम पे, दैट इज़ एंशिएंट टाइम पे, जो जिस टाइप का उनका फैशन हुआ करता था उस टाइप के क्लोथ्स उधर पे रहेंगे. मतलब लास्ट टाइम जब मैं गया था तो उधर पे मैंने औरंगज़ेब जैसे कि मुग़ल एम्परर जो थे, उनका मैंने
क्लोथिंग स्टाइल देखा था। तो मेरा हाइट है ऑलमोस्ट 5.8, 5.8 5.9 फीट, बट उनका जो क्लोथ था वो मेरे हाइट का डबल था। मतलब इतना ब्रॉड और हाइटेड पर्सन औरंगज़ेब था उस टाइम पे। मॉडर्न आर्किटेक्चर्स जैसे आप ताजमहल देख लीजिए, चार मीनार देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, उसके बाद जंतर मंतर देख लीजिए। जंतर मंतर दिल्ली में है आई थिंक, और आई थिंक राजस्थान में भी जंतर मंतर है। तो ये सब एक मॉडर्न आर्किटेक्चर्स है। मॉडर्न आर्किटेक्चर्स क्योंकि इन्हें जो बनाने का तरीका था, जैसे कि आपने गोल गुम्बज भी देखोगे। गोल गुम्बज में अगर आप जाओगे तो आपका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 10-20 टाइम्स इंक्रीज होता है और एको करता है। तो वो सब मॉडर्न आर्किटेक्चर्स हैं जिन्होंने जो उस टाइम के मुग़ल एम्परर या फिर जो जो रूल करते थे उस टाइम कंट्री को, उन्होंने अपने साइन या फिर बोलते हैं ना कि दे वर ओवर हियर। अगर आप कहीं पे जाओगे तो आप अपना कुछ तो छाप छोड़ोगे उधर पे, कुछ तो सिंबल या फिर साइन आप उधर पे छोड़ दोगे जिसकी वजह से आपको रिकग्नाइज किया जाए फ्यूचर में। उसी वजह से जो पुराने एम्परर्स थे, जैसे जो अब मुग़ल एम्परर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, तो उन लोग ने अपना अपना कुछ आर्किटेक्चर्स इधर पे बिल्ड किया था। उस बिल्डिंग्स को अब हम हेरिटेज बोलते हैं, जिसके वजह से अगर वो 100 साल पुराना हो गया, कोई भी बिल्डिंग अगर 100 साल पुराना है तो उसको हम हेरिटेज बोल सकते हैं। उसे हम विदाउट गवर्नमेंट परमिशन तोड़ नहीं सकते। तो जो जैसे कि ताजमहल हो गया, चार मीनार, ये सब बहुत पुराने आर्किटेक्चर्स हैं जिन्हें हम देखने के बाद समझ सकते कि उस टाइम का जो टेक्निक था, जहाँ पे इतने मॉडर्न एम्यूनिटीज़ नहीं थे, उसके बावजूद इतने अच्छे आर्किटेक्चर्स उन्होंने खड़ा किया था। तो इससे हम वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। कॉइन। तो हम कॉइन एक फिजिकल ऑर्नामेंट है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो एक मटेरियल सोर्स है। ओके, we can also understand history with the help of coin and the changes in the printing of currency notes. Reserve Bank of India prints the note. It has its headquarter in Mumbai. तो बेसिकली कॉइन्स जो थे वो, अगर आप पहले एंशियंट टाइम पे अगर जाओगे, सोचोगे उनके, तो उनका जो कॉइन्स हुआ करते थे गोल्डन हुए करते थे पहले। गोल्डन, सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज, कॉपर, ऐसे ऐसे करके कॉइन्स आने लगे। और अभी के जो कॉइन्स है वो बेसिकली एलॉय है, दो दो एलिमेंट्स के मिक्सचर, उससे हमारा कॉइन बनता है। जो हमारे कॉइन्स बनते हैं वो बनते हैं। और ये बनाता कौन है? ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई आपने सुना होगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे करेंसीज और कॉइन्स को प्रिंट करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। और कोई और इसे मैन्युफैक्चर या फिर प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अगर अपने नोट का, जैसे आपके पास अगर कोई नोट है, अगर आप उसको प्रिंट आउट करोगे तो आपको एक प्रॉपर नोट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस नोट का जो डाई आता है, जो कलर आता है, जो मशीन आती है, वो आप परचेस नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो नोट मेकिंग मशीन, जो डाई मिलता है, वो दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो और ऐसा भी नहीं कि हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कितना भी नोट प्रिंट कर सकती है, उससे हमारा नोट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होता है। तो अगर आपको नोट्स प्रिंट करने हैं या फिर कॉइन्स बनाना है, तो आपको जो इतना डाई दिया जाएगा उतना, और अगर आपने और ज़्यादा डाई लिया तो बाद में आपको उस इंटरनेशनल लेवल पे आपको जवाब देना पड़ेगा और आपकी कंट्री को इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आ गई, कोई भी गवर्नमेंट तो कितना भी प्रिंट कर सकती है। ठीक है, तो आप ये कॉइन देखेंगे, अगर आप ये कॉइन देखोगे तो ये बहुत पहले प्रिंट हुआ था। अब के जो टाइम पे आपको ये कॉइन्स बहुत कम देखने को मिलेंगे।
ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, बहुत कम देखने को मिलेगा। और अभी का जो कॉइन है उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया है। और जो 5 रुपीज़ का कॉइन आप देखोगे तो पहले वो सिल्वर कलर का होता था, अभी थोड़ा गोल्डन कर दिया गया है। तो ये सब कॉइन्स में चेंजेस हुए थे उस टाइम पे, अभी के टाइम पे, उस टाइम के और अभी के टाइम में कंपैरिजन में देखो तो जो चेंजेस है वो हुए हैं। द कॉइन फॉर्म 1950 to those used at present, the metal used for making them are different shapes, the diversity of the subject and them on them together help us to understand the important contemporary issues in India. Example, coin to convey the message of population control and coin communicating the importance of agriculture and farmers. तो अगर आप गौर से कभी कॉइन को देखोगे, अगर आपके पास कॉइन्स पड़े होंगे तो आप कॉइन पे अगर देखोगे, ओल्ड जो पुराने कॉइन्स होंगे उस कॉइन्स पे आपको ये ऐसे अनाज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अनाज क्या है, फार्मर्स को हम लोग इम्पोर्टेंस कितना देते हैं उसके बेसिस पे ये हम लोग ही कर रहे थे। किसी की जो पब्लिक इस कॉइन्स को ले और अगर गौर करे तो इससे क्या मैसेज जो हमारे पीपल को मिलेगा वो बेसिकली कॉइन्स से इंडिकेट किया जाता है। अभी आप देखोगे तो कई कॉइन्स पे आपको ये देखने को मिलेगा, किसी पॉपुलर पीपल या फिर कोई इंस्टीट्यूट का आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे। उस फ़ोटोज़ को क्यों प्रिंट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल उसको देखे, उससे इंस्पायर्ड हो, उसे इम्पोर्टेंस दे, इसकी वजह से कॉइन्स पे वो प्रिंट किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि जो मेटल यूज़ किया जाता था वो पहले कुछ और किया जाता था, अभी कुछ और। पहले कॉइन्स बड़े आते थे, अभी छोटे हो गए। पहले नोट्स बड़े आते थे, अभी नोट्स छोटे हो गए। तो ये सब चेंजेस था कॉइन में। और उसकी इम्पोर्टेंस भी क्या है, आपको अगर कॉइन के बारे में पूछा गया तो आप कॉइन के बारे में क्या लिखोगे? पहले आप कॉइन में ये लिखोगे, ये द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यह इम्पॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद ये आप इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन। तो आपका इधर लिखना पड़ेगा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। आज की वीडियो में जो हमने देखा उसे आप वापस देखिए एक बार, और आपको और अच्छे से अगर समझना है तो हमारा पुराना वीडियो, जैसे सेकंड लेक्चर जो हम लोग ने न्यूज़पेपर और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पूरा आप कवर कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए कि हमारा टॉपिक किस बेसिस पे है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ म्यूज़ियम, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ like the video, share the video and subscribe my channel. तो guys, we really need your support. तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने स्कूलमेट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने को इंसिस्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।